आफिया सिद्दीकी ये वो नाम है कि जिसको आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पर देखा, पढ़ा या फिर सुना होगा, क्योंकि पिछले 15-20 साल से लगातार वक्त वक्त पर ये नाम या फिर ये चेहरा अचानक से मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर नजर आने लगता है। एक ऐसी खूबसूरत नौजवान औरत कि जिसकी काबिलियत में भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिला करती थी, क्योंकि शुरू से ही चाहे वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज हों, सब में टॉप किया। यूएसए की जो वर्ल्ड वाइड मशहूर और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं उनमें पढ़ाई की, उनमें टॉप किया और एक न्यूरो साइंटिस्ट बनी। इसके अलावा ये न सिर्फ मजहबी फैमिली से बिलोंग करती थी बल्कि खुद भी काफी मजहबी थी और दीन के बारे में भी काफी नॉलेज थी। इस्लाम के बारे में इन्होंने जो कुछ जबरदस्त लेक्चर दिए थे उनमें से शायद आज 2-3 यूट्यूब के ऊपर भी नजर आते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जो काबिल औरत है ये पिछले 16 या फिर कह सकता हूँ कि पिछले 21 साल से लगातार अमेरिका की जेल में बंद है। अब ये जेल में क्यों बंद है इसके भी आप लोगों को कई अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई तो कहता है कि ये बहुत बड़ी कातिल है, बड़ी आतंकवादी है, इसने तो ऐसी ऐसी प्लानिंग की कि जो शायद इतिहास में नहीं हुई थी। तो कोई कहता है कि ये बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया बल्कि सिर्फ अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया और इसीलिए अमेरिकन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और मिलिट्री की साजिशों का शिकार बन गई। तो कोई इन तमाम से अलग हटकर थ्योरीज पेश करता है और कहता है कि दरअसल अमेरिका या फिर उसकी खुफिया एजेंसी वगैरह इस औरत की काबिलियत से फायदा उठाना चाहते थे जिस पर ये राजी नहीं हुई और इसीलिए आज तक उस चीज की सजा भुगत रही है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ज्यादातर लोगों ने जब जब आफिया सिद्दीकी के बारे में जानने, पढ़ने और सुनने की कोशिश की होगी तो आप लोगों को भी हमेशा कंफ्यूजन ही हुई होगी कि आखिर असली माजरा क्या था, आफिया सिद्दीकी कौन थी और आखिर आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ क्या था। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो कहानी का आगाज होता है सन 1972 से कि जब पाकिस्तान के कराची में आफिया सिद्दीकी का जन्म हुआ। ये दरअसल एक मजहबी फैमिली में पैदा हुई थी तो इसीलिए बचपन में ही इनको काफ़ी अच्छी तरीके से मजहबी तालीम भी मिली थी। इंटेलिजेंट तो काफ़ी थी ही, इसीलिए सन 1990 में यानी लगभग 18 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका की MIT की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में की जाती है, वहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद आगे PhD भी की। एक मजहबी बैकग्राउंड होने की वजह से अमेरिका में स्टडी के दौर में भी वो स्टडी के अलावा दूसरा काम जो शौक से किया करती थी वो दरअसल इस्लाम वगैरह की तबलीग में ही वक्त गुजारना होता था। फिलहाल 1995 में अमजद मोहम्मद खान नाम के एक इंसान से उनकी शादी हुई और यहीं पर इस स्टोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1996 में उनके पहले बच्चे यानी कि लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम था मोहम्मद अहमद। आफिया सिद्दीकी की ये शादी ज़्यादा खुशगवार नहीं थी, क्योंकि इनकी बहन डॉक्टर फौजिया भी बताती हैं कि एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी तो उनके चेहरे पर जख्म थे। बाद में आफिया सिद्दीकी के ही बेटे अहमद ने बताया कि अम्मी को अब्बू ने ही मारा है। बाद में इन लोगों के यहाँ पर एक और लड़के और लड़की की पैदाइश हुई। दूसरे लड़के का नाम सुलेमान जबकि लड़की का नाम मरियम था। बाद में सन 2002 में आफिया सिद्दीकी और उनके शौहर का तलाक भी हो गया और तलाक के बाद ही उनके शौहर ने लगातार आफिया सिद्दीकी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि ये एक वायलेंट औरत है कि जिसका ध्यान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में रहता है और ख़ास तौर से इनके ऊपर आतंकवाद के इल्ज़ाम लगाए कि ये औरत आतंकवादी माइंड रखती है और आतंकवादी एक्टिविटीज़ करने वगैरह की प्लानिंग करती रहती है। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब अमेरिका में 9/11 नाम का वो मशहूर आतंकवादी हमला हो चुका था कि जिसकी वजह से पूरे ही अमेरिका में आतंकवाद को लेकर एक गर्म माहौल था और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी या फिर मिलिट्री वगैरह थी वो इन तमाम चीज़ों को लेकर चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही थी। 2002 में तलाक के बाद ही आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 साल के बाद अमेरिका से पाकिस्तान में वापस आ गईं। फिर दिन आया 31 मार्च सन 2003 का कि जब आफिया सिद्दीकी ने कराची से एक टैक्सी ली। इस टैक्सी के जरिए से वो इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी और इस टैक्सी में उनके साथ उनके तीनों बच्चे यानी कि अहमद, सुलेमान और साथ ही साथ बेटी मरियम भी थी। घंटों पर मुहित इस बड़ी मंजिल को वो पूरा कर पाती उससे पहले ही उस बड़े मंसूबे को अंजाम दे दिया गया कि जिसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। मतलब बीच में ही उनको उनके बच्चों समेत किडनैप कर लिया गया।
ان کے بچوں کو نہ صرف عافیہ صدیقی سے ہی الگ کیا گیا بلکہ خود بچوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ الگ جگہوں پر لے جایا گیا۔ خاص طور سے عافیہ صدیقی کو افغانستان کے بگرام نام کے اس خطرناک اور بدنام علاقے میں لے جایا گیا کہ جو یو ایس کی طرف سے لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ہی جانا جاتا تھا۔ یہ ویسے تو امریکہ کی ایئر فورس کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا، ایک بیس ہوا کرتا تھا، مگر ان قیدیوں کا بھی ٹھکانہ تھا کہ جن کو امریکہ اس لیے قید کیا کرتا تھا کہ جن کے بارے میں اس کو شک ہوتا تھا کہ یہ افغانستان میں ہماری سپورٹ سے چلنے والی حکومت کے لیے یا پھر خود ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، اور پھر وہاں پر غیر قانونی طریقے سے یعنی کہ کڈنیپ کر کے لائے گئے قیدیوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا تاکہ ان سے زیادہ انفارمیشن نکلوائی جا سکے یا پھر ان کو مینج کیا جا سکے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کہ جس کا نام احمد تھا اس کو بھی ایک الگ جگہ پر قید ہی کیا گیا تھا اور اس کو ٹارچر وغیرہ بھی کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دباؤ میں آ کر وہ یہ بات ماننے تک کے لیے مجبور ہو گیا تھا کہ اس کا نام احمد نہیں بلکہ احسان علی ہے اور وہ عافیہ صدیقی کا نہیں بلکہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ حالانکہ 5-6 سال کے بعد جب حالات بدلے تھے تو اس محمد احمد نام کے بیٹے کو تو افغانستان کی طرف سے پاکستان میں عافیہ صدیقی کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ باقی ان کی جو بیٹی تھی مریم، اس کو بھی لے جا کر افغانستان میں رہ رہی ایک انگریز فیملی کو دے دیا گیا تھا کہ لو یہ تمہاری ہی آج سے بیٹی ہے، جنہوں نے اس بچی کا نام بدل کر اس کو ایک کرسچن لڑکی کے طور پر پالنا بھی شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ 2009 اور 2010 کے قریب میں آ کر ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے اس لڑکی کو ایک بار پھر سے عافیہ صدیقی کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ رہا سوال عافیہ صدیقی کا، تو ان کو اگلے 4-5 سال تک قیدی بنا کر کس طرح کا ٹارچر کیا گیا اس کو یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سن 2006 میں معظم بیگ کے جو خود بھی امریکہ کے اس بیس پر موجود خطرناک جیل میں لمبے وقت تک رہ چکے تھے، ان کی ایک مشہور کتاب آئی کہ جس کا نام تھا اینیمی کمبیٹنٹ۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس جیل میں رہے تھے تو ان کو ایک عورت کے چیخنے کی دردناک آوازیں آیا کرتی تھیں اور وہ عورت قیدی نمبر 605 یا دی گرے لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ جب یہ کتاب سامنے آئی تھی تب لوگوں کو یہی شک لگا تھا کہ شاید یہ وہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوں گی کہ جو لمبے وقت سے غائب ہیں اور جن کا کسی کو بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مگر پھر سن 2008 میں یہ شک یقین میں بدل گیا کہ جب اچانک سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بار پھر سے نظر آئیں۔ دوستو سن 2008 میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان کے اس بدنام قید خانے سے آزاد ہوئیں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اپنی فیملی یعنی کہ پاکستان کی طرف واپس آتیں اور ایک نارمل زندگی دوبارہ شروع کرتیں، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ ان کو تو فوراً امریکی فوج کے دوارا گرفتار کر لیا گیا اور اس بار تو ڈائریکٹ ان کو امریکہ لے جایا گیا کہ جہاں سے وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں اور شاید واپس آ بھی نہیں سکیں گی، کیونکہ وہ وہاں پر لگ بھگ 84 سال کی ایک لمبی سزا کاٹ رہی ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں تھا؟ تو اس کے پیچھے 2 کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یعنی یہاں سے 2 ورژن نظر آتے ہیں۔ پہلا ورژن تو یہی ہے کہ جب 2008 میں ان کو اس قید خانے سے رہا کیا گیا تب ہی ان کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا تھا، اور اس منصوبے کو بنانے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ پاکستانی آرمی کا ہاتھ مانا جاتا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر، اور ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 5 سال کے بعد رہا ہونے کے بعد پاکستان میں ان تمام چیزوں کی پول نہ کھول دیں کہ ان کو کیسے کڈنیپ کیا گیا، کہاں پر رکھا گیا، کیا 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 گیا اور کس کے اشارے پر کیا گیا۔ کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بعد میں یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ 2003 میں جس طرح سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے بچوں کے ساتھ کار کے اندر سے کڈنیپ کیا گیا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں پاکستانی آرمی کا ہاتھ تھا۔ اس دور میں پاکستان کے حکمران رہے جنرل مشرف نے تو پراؤڈلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس دور میں انہوں نے اپنے یہاں کے ہزاروں لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف ڈالرز کے بدلے میں۔ مانا جاتا ہے کہ ان ہزاروں ہی لوگوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی شامل تھا، اور ظاہر ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں جو ہزاروں پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کہ بیچ دیا گیا تھا، ان میں سے آدھے تو گناہگار ہوں گے اور آدھے بے گناہ بھی ہوں گے۔ فی الحال 2008 میں جب ان کو بگرام کے مشہور قید خانے سے چھوڑا گیا تو ان کے حوالے ایک بچے کو کیا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کا بڑا بیٹا احمد ہے، اور پھر ان کو غزنی کے علاقے میں جانے کے لیے کہا گیا جہاں پر وعدے کے مطابق ان کی بیٹی مریم ان کے حوالے کی جانی تھی۔
लंबा सफर तय करने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गजनी पहुंची और फिर वहां पर खालिद बिन वलीद नाम की जो एक मशहूर मस्जिद है वहां पर जाकर ठहरी, जहां पर ये वादा किया गया था कि उनकी बेटी मरियम उनको मिलेगी। घंटों तक इंतजार करने के बाद बेटी तो नहीं मिली, मगर अमेरिकी फोर्स या फिर अफगानिस्तान पुलिस वगैरह उनके पास जरूर पहुंच गई कि जिसको पहले ही इस बात की खबर दे दी गई थी कि एक औरत और एक लड़का वहां पर पहुंच रहे हैं कि जिनका इरादा सुसाइड बॉम्बिंग का है, यानी कि बॉम्ब वगैरह लगाकर फट जाने का है और इस तरह से वो एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। वैसे तो आफिया सिद्दीकी या उस बच्चे के पास कोई बॉम्ब वगैरह नहीं मिला था और इसके अलावा वो पुलिस या फिर वो फोर्स के जो आफिया सिद्दीकी पर डायरेक्ट अटैक करने आई थी, खत्म करने आई थी, उसने भी उनको डायरेक्ट अटैक नहीं किया, यानी खत्म नहीं किया। और ऐसा क्यों हुआ था और आगे क्या क्या हुआ, ये सब तो अपने आप में एक अलग और लंबी कहानी है। मगर अब हम डायरेक्ट दूसरे वर्जन पर आते हैं, यानी कि अमेरिकी वर्जन पर कि उसने इनको अरेस्ट क्यों किया। अमेरिकी गवर्नमेंट ने ये दावा किया था कि आफिया सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान आफिया सिद्दीकी ने हमारे 6 सोल्जर्स या फिर FBI के जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके लोगों पर बंदूक के जरिए से अटैक करने की कोशिश की थी। बदले में जब कार्रवाई की गई तो एक गोली आफिया सिद्दीकी के पेट में जाकर लगी, जिसकी वजह से ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और इसके अलावा पूछगछ के दौरान हम लोगों को आफिया सिद्दीकी के पास से कुछ ऐसे नोट्स वगैरह भी मिले थे कि जिसमें बड़े बड़े हमलों की प्लानिंग की जा रही थी, स्पेशली अमेरिका के न्यूयॉर्क के इलाके में। बस इसीलिए हमने इनको अरेस्ट किया और फिर इनको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया, जहां पर इनके खिलाफ एक लंबे वक्त तक मुकदमा चला और फिर अमेरिकी फौजियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में ही लगभग 84 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि चाहे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सपोर्ट करने वाले लोग हों या फिर अपोज करने वाले लोग हों, ज्यादातर लोग आज की डेट में ये मानते हैं कि 2003 से लेकर 2008 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किडनैप करके रखा गया था, वो भी अफगानिस्तान में, और खतरनाक तरीके से उनको टॉर्चर भी किया गया था। मगर इस पूरे मामले को आज तक अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि वो हमेशा इसको डिनाई करते आए हैं। उनके मुताबिक इस पूरे पीरियड में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद में नहीं थी बल्कि आजाद थी, लेकिन वो खुद ही हमारी नजरों से बच कर भागती फिर रही थी, क्योंकि वो तो सन 2002 से ही हमारी वांटेड लिस्ट में थी। मतलब जब वो अमेरिका में थी तब ही हम उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे और इसीलिए वो हमसे बच कर इधर उधर भाग रही थी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की कॉर्सवेल नाम की एक ऐसी खास जेल में रखा गया है कि जो खास तौर से उन औरतों के लिए ही बनाई गई है कि जो बड़ी और खतरनाक क्रिमिनल होती हैं। ये अमेरिका के टेक्सास के फोर्ट वर्थ नाम के इलाके में मौजूद है। फिलहाल लगभग 20 साल के बाद, मतलब 2022 के आखिर में और 2023 के बिल्कुल शुरू में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को पहली बार अपनी बहन से मिलने का मौका मिला। 20 साल के लंबे अरसे के बाद जब डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात अपनी बहन से हुई तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बड़ी तेजी के साथ धड़क रहा था, मेरा दिमाग सोचने के काबिल नहीं था, मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहन आफिया से 20 साल के बाद मिल रही थी, मगर इस हालत में कि उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी। हम दोनों के बीच शीशे की एक मोटी दीवार थी और इसके अलावा हमारी ये पल पल की मुलाकात कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी। मैं ना तो उससे गले मिल सकती थी और न ही उसके हाथों को अपनी आंखों से लगाकर रो सकती थी। वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से बाहर निकालो। दोस्तों, पाकिस्तान में तो एक लंबे वक्त से ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आज़ादी की या फिर उनको वापस लाने की डिमांड होती ही रहती है। इसको लेकर मुहिम वगैरह चलती रहती है। इमरान खान जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तो ये वादा भी किया था कि जब वो पावर में आएंगे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी को लाजमी बनाएंगे। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी मौजूद बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट या फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह पर नजर रखने वाले वकील भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आज़ादी की मांग करते रहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं कि जो अमेरिकी वर्जन पर यकीन ही नहीं रखते हैं। मतलब वो आफिया सिद्दीकी को पूरी तरीके से बेगुनाह मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया था बाद में उस पर ही सवाल उठे थे और उस पूरे मामले में ही झोल नजर आया था। मिसाल के तौर पर सबसे पहला सवाल तो यही उठा था कि आखिर आफिया सिद्दीकी के जो ऑलरेडी हद से ज्यादा 5 साल की कैद के बाद कमजोर हो चुकी थी, उन्होंने 6 सोल्जर्स पर अटैक किया कैसे, और अगर अटैक किया भी तो भला ये कैसे मुमकिन हुआ कि खतरनाक गन से किए गए अटैक में वहाँ मौजूद किसी भी बंदे को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई।
उसके उलट जब इन सोल्जर्स ने या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोगों ने अपने डिफेंस में अटैक किया तो डायरेक्ट आफिया सिद्दीकी के पेट में गोली लगी। इसके अलावा जिस गन को लेकर ये दावा किया गया था कि इसकी मदद से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अटैक किया था, उस पर भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फिंगरप्रिंट्स को साबित नहीं किया जा सका था। यही वजह है कि खुद बहुत सारे अमेरिकियों का ये मानना है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ी बहुत भी कोशिश करती तो ये केस बहुत ज्यादा हल्का हो सकता था और आफिया सिद्दीकी की आजादी और वापसी मुमकिन हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई सीरियसली कोशिश नहीं की या फिर करना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इसके अलावा अमेरिका में कुछ लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आजादी की रिहाई की मांग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि उनके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है तो एक मुजरिम, एक क्रिमिनल, मगर जिस तरह के चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं वो कोई इतने खतरनाक नहीं थे। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर था लेकिन मर्डर नहीं किया था। इसीलिए उनको लगता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर ऑलरेडी हद से ज्यादा ज्यादती हो चुकी है। इतनी ज्यादती इस तरह के किसी केस में शायद किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए थी। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा मामला है, ये अपने आप में ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ है कि इसको आप लोग जितने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करेंगे या अलग अलग ज़बानों से सुनेंगे आपको उतनी ही अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब आप पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे। यही वजह है कि आखिर में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है ये तो खुदा ही जानता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।